नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य एईडीओ बीपीएससी एग्जाम में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर एक टॉपिक को टाइमलाइन, एनालिसिस और डिटेल के साथ पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मध्यकालीन बिहार का इतिहास मुख्यतः तुर्क, खिलजी, तुगलक, सूरी और मुगल शासन से जुड़ा है। इस काल में बिहार में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हुई। नालंदा और ओदनपुरी जैसे विश्वविद्यालय नष्ट हुए। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किए। बिहार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रांत बना। यही टॉपिक बीपीएससी, बिहार एसआई, दरोगा, रेलवे, एसएससी में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न। देखिए यहां पर है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर बताइए। बिहार में वास्तविक तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा इब्ने बख्तियार खिलजी। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्ने बख्तियार खिलजी है। इन्होंने ये खिलजी वंश के सेनापति हुआ करते थे और इन्होंने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया था। इन्होंने बौद्ध संस्थान जितने भी थे उन सबको नष्ट करने पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। बौद्ध संस्थानों को इन्होंने नष्ट किया था, जिनमें से एक है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली सल्तनत का पूर्व में विस्तार किया था, पूर्व की ओर ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया था। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये प्रश्न जो बिहार में, देखिए बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, खिलजी वंश का सेनापति था, बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया, बौद्ध संस्थानों को नष्ट किया और दिल्ली सल्तनत का विस्तार पूर्व में किया। देखिए ये जो अगला प्रश्न है, यह जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक बने रहिए, आप देखिएगा कि आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको एईडीओ या अन्य एग्जाम जितनी भी है बीपीएससी वगैरह का, सभी में ये पूछा जाएगा। देखिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया? काफी बार ये पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। आंसर बताइए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 1198 एडी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था, प्राचीन विश्वविद्यालय था। इन्हें किसने नष्ट किया था? तो वो बख्तियार खिलजी ने इन्हें नष्ट कर दिया था। कुछ स्रोत में इसकी चर्चाएं की जाती है, 1193 एडी भी बताता है, लेकिन जो बीपीएससी मानता है वह मानता है 1198 एडी, यानी कि 1198 ईस्वी। पुस्तकालय जो था, ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वो कहा जाता है कि महीनों तक जलता रहा, इतना बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था। हमने पिछले क्लास में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय था। वो 3 पुस्तकालय का नाम आप बताइए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, उससे क्वेश्चन उससे भी आने वाला है। ये जो था नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था। ये अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां पर चीन इत्यादि जगह से पढ़ने के लिए आया करते थे यात्रीगण। नेक्स्ट प्रश्न है, वह है मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बताइए। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक, देखिए मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहां था? तो इसका राजधानी ध्यान रखिएगा सिमरोगढ़ था। कहां पे राजधानी था? सिमरोगढ़। और ये दक्षिण भारत से आए थे। इन्होंने मैथिली, ये कहां से आए थे कर्नाट वंश? ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से मिथिला आया था। और इन्होंने मैथिली संस्कृति को बढ़ावा दिया और इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यहां पे प्रश्न पूछता है मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, नन्य देव। कौन थे इनके संस्थापक? तो नन्य देव थे इनके संस्थापक। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार शरीफ स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो बिहार शरीफ में। इसे किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर देखिए, ये बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित है और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा, पाल वंश के द्वारा स्थापित किया था। और इन्हें किसने किया था? इसे जो नष्ट किया था वह कौन थे? बख्तियार खिलजी। अभी हमने बताया जितने बौद्ध धार्मिक केंद्र थे उन्हें बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने का प्रयास किया था। और ये जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जैसा नालंदा जैसा ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का भी काफी ज्यादा महत्व हुआ करता था। ये जो प्रश्न है, बिहार का वह प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? वह कौन सा बिहार का वह प्रथम मुस्लिम विजेता, पहला मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया? इसका आंसर बताइए। जो बिहार से बंगाल तक विजय किया, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो स्थापित किया था लखनौती। राजधानी कहां पे स्थापित किया था? लखनौती। ध्यान रखिएगा, राजधानी लखनौती इन्होंने स्थापित किया था। ये तुर्क शक्ति का विस्तार किया था। और ये व्यक्ति कौन थे? तो ये थे कौन?
इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने इन्होंने बंगाल तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इनका जो घुड़सवार सेना था वह काफी प्रसिद्ध था और ये एक और तरीके से आक्रामक करते थे दूसरे राज्यों पर, वो था अचानक आक्रमण करना, जिनसे कि दुश्मन घबरा जाता था और फिर उन पर वो अचानक क्या होते, पूरी राज्य को हड़प लिया करता था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया? तो वह थे इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है अधिकांशतः एग्जाम में, और खास करके बीपीएससी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार को करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका आंसर आप बताइए। देखिए ये जो है दिल्ली सल्तनत को इन्होंने मजबूत किया था, ये आंसर इनका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। ये कौन से वंश के शासक थे? गुलाम वंश के शासक थे। कौन से वंश के? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक ध्यान रखिएगा गुलाम वंश का, वो कौन थे? संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और उनके बाद जो इल्तुतमिश हुए, इन्होंने बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। तो ये गुलाम वंश के इन्होंने एक चीज, इल्तुतमिश ने एक और चीजें ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इन्होंने सिक्का और खुतबा जारी किया था। सिक्का और खुतबा जारी करने वाले जो थे वो कौन थे? इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है एग्जाम में, बीपीएससी में खास करके। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बताइए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे? आप अगर ये आंसर कर दीजिए तो समझ जाइए कि आपका एकदम पक्का तैयारी हो चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर होगा बी नंबर, मलिक जानी। कौन थे? मलिक जानी। इल्तुतमिश ने इन्हें पहला सूबेदार बिहार का नियुक्त किया था। ये बिहार का प्रशासन संभाले थे और ये दिल्ली का प्रतिनिधि करते थे। इन्होंने राजस्व और कानून व्यवस्था, बिहार का जो राजस्व और कानून व्यवस्था था वह देखा करता था। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की बिहार पर पकड़ मजबूत की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर आपका यह आंसर सही नहीं हो पाया तो इसका मतलब आपको और अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। कर्नाट वंश के किस शासक ने गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत किया था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाट वंश के किस शासक ने गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये कर्नाट वंश का किस शासक जो गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत किया था, ये कर्नाट वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। ध्यान रखिएगा वो कौन से व्यक्ति थे जो कर्नाट वंश के अंतिम शक्तिशाली, अंतिम शासक नहीं बल्कि अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो वो कौन थे अंतिम शक्तिशाली शासक? मुझे बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि अंतिम शक्तिशाली शासक कौन थे। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, अंतिम शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? हरि सिंह देव। अंतिम शासक नहीं बल्कि अंतिम शक्तिशाली शासक। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत किया था और ये मिथिला में शासन किया करता था। कर्नाट वंश कहां से आया था? अभी हमने बताया दक्षिण भारत से यहां पर आकर के बनाया था। इन्होंने हरि सिंह देव ने कला संस्कृति को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। बाद में हरि सिंह देव नेपाल चले गए थे। कहां चले गए थे? नेपाल। ये बीपीएससी में पूछा गया एक बार प्रश्न। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है वह है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? ये प्रश्न अगर आप कर दिए तो समझिए आपका तैयारी और बेहतरीन होते जा रही है। तुगलक काल में अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिवीजन की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहां थी? आंसर बताइए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिल्कुल सही कहां था? बिहार शरीफ था। यह प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था तुगलक काल में और यह तुगलक शासन में बहुत महत्वपूर्ण जगह था। यह सूफी केंद्र भी हुआ करता था। कौन सा केंद्र? सूफी केंद्र बिहार शरीफ में। और ये शिक्षा और संस्कृति का बहुत यहाँ पर ओदनपुरी विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। आज भी ये बिहार शरीफ एक ऐतिहासिक शहर हुआ करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वह है फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार के किस स्थान से मिला है? बताइए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख बिहार के किस स्थान से मिला है? इसका आंसर होगा क्या? बिल्कुल सही बी नंबर, बिहार शरीफ। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार के किस स्थान से मिला है? तो वह फारसी भाषा में लिखा गया था यह अभिलेख और यह तुगलक काल का प्रमाण है। फारसी अभिलेख जो बिहार शरीफ से मिला है, इसमें जो तुगलक के काल के प्रशासनिक जानकारी है वो दिया जाता है। ये एक बिहार शरीफ में मिला और ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि आपको बराबर ये सीरीज मिलते रहे, जीएस सीरीज। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया, बिहार के मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी
किस सिलसिले से संबंधित है, ये कौन सा सिलसिला से संबंधित है, इसका आंसर बताइए आप हमें। ये प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, वो कौन से, ये कौन से जो मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे। और ये कहां से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे मनेर से। कहां से जुड़े थे ये, मनेर से, जो अभी पटना मनेरा। और ये आध्यात्मिक शिक्षा दिया करता था, इनका मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये किस सिलसिले से जुड़े थे, तो वह था फिरदौसी सिलसिला। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, फिरदौसी सिलसिला से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें वह है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। काफी बार ये पूछा जाता है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, ये आंसर आप अगर नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा नहीं है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरे डिटेल में भी बताएंगे, हर एक कंटेंट भी बताएंगे। अभी मैं आपको प्रश्न का करवा रहा हूं प्रैक्टिस, बाद में मैं आपके लिए कंटेंट भी लेकर के आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कंटेंट लेके आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कंटेंट लाया जाए हमारे लिए, मैं आपको जीरो से हीरो तक लेके जाऊंगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा फरीद खान। इनका जन्म कहां पे हुआ था, फरीद खान का जन्म हुआ था सासाराम में, ध्यान रखिएगा, सासाराम में। और कैसे शासक थे ये, अफगान शासक थे। किससे, कैसा, अफगान। इन्होंने हुमायूं को भी हराया था। किसे हराया था, हुमायूं को हराया था, प्रशासनिक सुधार किया था। और एक और ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुमायूं को, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1539 में पराजित किया था। चौसा वर्तमान में बिहार के किस जिले में है, आंसर बताइए। चौसा वर्तमान में, जहां जो चौसा का युद्ध हुआ था उसे हराया गया था, ये चौसा कहां पर स्थित है, किस जिले में, बिहार के किस जिले में। आंसर इसका बिल्कुल सही, बक्सर जिले में। 1539 में जो युद्ध हुई थी उसमें शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। और ये कहां पर, बक्सर में, तो गंगा किनारे में। चौसा कहां पर है, यहीं पर गंगा नदी, चौसा के पास ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और ये युद्ध के बाद जो है मुगल शक्ति काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और यहां पर सूरी शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए वो कौन सी है आपके स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है, आंसर बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, बिल्कुल सही, उनका जन्म जहां हुआ था वहीं उनको मकबरा किया गया था स्थापित। और वो कौन सा जगह है, वह सासाराम में है। और ये झील के बीच में स्थित है, कहां पर स्थित है, झील के बीच में। उस झील का नाम आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो है, ये वास्तुकला के लिए शेरशाह सूरी का मकबरा काफी ज्यादा उत्कृष्ट है और इन्हें यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। ये बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये काफी बार बीपीएससी ने पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वह है, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस स्थापत्य शैली का, ये कला से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से। इसका आंसर बताइए कि सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है, आंसर इसका बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा इंडो इस्लामिक शैली। ये इंडो इस्लामिक शैली जिसमें हिंदू और मुस्लिम का जो इस्लाम का जो है मिश्रण है, इसमें ये जो बनाया गया बिल्डिंग उसका, ये गुंबद और मेहराब शैली है इसमें। जैसे इसमें कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा, गुंबद और मेहराब दोनों का मिश्रण है, मेहराब शैली है। इसमें किस पत्थर का उपयोग किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। यह सूरी वास्तुकला का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा। यह किस शैली से है, तो वह इंडो इस्लामिक शैली से। ये अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी ने पटना को बिहार की प्रांतीय राजधानी किस वर्ष बनाया था। आप हमारे साथ बने रहे, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपको बीपीएससी में पूछा ही जाएगा, एडीओ एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांस है। शेरशाह सूरी ने पटना को बिहार की प्रांतीय राजधानी किस वर्ष बनाया था, आंसर बताइए इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शेरशाह ने जो बनाया था, इसको एक व्यापार केंद्र भी बनाया था, पटना को, बिहार की जो प्रांतीय राजधानी थी पटना, उसको क्या हुआ था, बिहार की प्रांतीय राजधानी जो बनाया था, पटना को क्यों बनाया, गंगा किनारे स्थित था, व्यापार का केंद्र बन सकता था, प्रशासनिक केंद्र भी बेहतर था, और बाद में इसको मुगल ने भी अपनाया था। वो कब बनाया था, तो इसका आंसर होगा 1541 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने पटना को बिहार की प्रांतीय राजधानी कब बनाया था, वह है 1541 ईस्वी।
नेक्स्ट प्रश्न है, तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है जिसमें पटना के पुनर्निर्माण का वर्णन है। देखिए तारीख ए दाऊदी ये जो है ये ऐतिहासिक पुस्तक है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें अफगान शासकों का वर्णन है। कौन से शासक का वर्णन है तो ध्यान रखिएगा अफगान शासकों का। इसमें पटना के पुनर्निर्माण का जिक्र किया गया है और ये किस भाषा में लिखी गई है तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी लिखी। इसका क्या होगा आंसर? ये किसने लिखे, किसके लेखक हैं? अब्दुल्ला साहब। कौन है? अब्दुल्ला साहब। तारीख ए दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला साहब। अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस मुगल शासक ने, ये काफी बार पूछा जाता है बीपीएससी में, किस मुगल शासक ने 1574 से 1576 के दौरान बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? बताइए किस मुगल शासक ने 1574 से 76 के दौरान, बिल्कुल 1574 से 76 के दौरान कौन थे मुगल काल के शासक? तो आपको पता ही है वो थे अकबर। इन्होंने इस समय में 1574 से 76 के बीच में प्रशासनिक अभियान किया, प्रशासनिक यहां पर सुधार भी लाया, सूबा प्रणाली लागू भी किया और मुगल शक्ति को काफी ज्यादा मजबूत किया। इन्होंने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1574 से 76 के बीच में मिला लिया था। अकबर ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। बिहार का गवर्नर अकबर ने किसे, सूबेदार किसे नियुक्त किया था? पहला सूबेदार, बिहार का पहला सूबेदार मुगल काल में वो कौन थे? तो उनका नाम है मुनीम खान। कौन थे? मुनीम खान। ये अकबर का सेनापति हुआ करता था। इन्होंने बंगाल बिहार अभियान भी किया था और प्रशासनिक व्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूत किया था। बाद में मुनीम खान के बाद कौन बने थे यहाँ के सूबेदार, ये भी पूछा जाता है, मान सिंह। बाद में मान सिंह को बिहार का गवर्नर या बिहार का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, वह बिहार के किस सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर बताइए, बिहार के किस सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ये भी अकबर के सेनापति थे, अभी हमने पढ़ा। बाद में जो बने थे वो कौन थे? मान सिंह। पहले थे कौन? पहला जो था वह था मुनीम खान, बाद में कौन बने? मान सिंह। ये रोहतास को अपना राजधानी बनाया, इन्होंने किला को मजबूत किया, प्रशासनिक सुधार किया और राजपूत शासक के साथ काफी ज्यादा अपना संबंध मजबूत किया। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ बीपीएससी पॉइंट। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 बिहार के किस नगर में हुआ था? आंसर बताइए इसका, किस नगर में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? बिल्कुल इसका आंसर आप बता देंगे। अगर आपका ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपको और जोर देने की तैयारी है और ज्यादा मेहनत करने की तैयारी जरूरत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, बिल्कुल पटना साहिब। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। और सिखों के ये कौन से गुरु थे? तो ध्यान रखिएगा 10वें गुरु थे। इन्होंने तख्त श्री हरि मंदिर, कौन सा? तख्त श्री हरि मंदिर जी का स्थापना किया था। यह धार्मिक स्थल है पटना साहिब, है ना, ये सिखों का धार्मिक स्थल है, सिख धर्म में इसका काफी ज्यादा महत्व है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, किस मुगल राजकुमार ने बिहार के अजीमाबाद, जिसे पटना कहते हैं, पटना को अपना नाम दिया था, अजीमाबाद को अपना नाम दिया था? कौन थे वो? बिल्कुल आपको ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को निकाल सकते हैं। वो थे कौन? प्रिंस अजीम, राजकुमार अजीम। इन्होंने जो है अजीमाबाद को अपना नाम दिया था। ये पटना का नाम बदल करके अजीमाबाद रखे थे। ये औरंगजेब के पोता हुआ करते थे। किसके पोता था ये? ध्यान रखिएगा, औरंगजेब का पोता था। ये औरंगजेब का पोता हुआ करता था। इन्होंने प्रशासनिक केंद्र बनाया था और ये ऐतिहासिक नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ये भी काफी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। आंसर बताइए आप, इसका क्या होगा? बिल्कुल सही, फर्रुखसियार। इन्होंने पटना में अपना राज्याभिषेक करवाया था और ये बिहार से जुड़े हुए थे। इनको कौन समर्थन दिया था? तो ध्यान रखिएगा, सैयद बंधु ने इनको समर्थन दिया था। काफी ज्यादा मुगल सम्राट बनने के लिए राजनीतिक संघर्ष हुई थी, जिसमें सैयद बंधु के सहयोग से ये प्रथम मुगल सम्राट जो पटना में राज्याभिषेक किए थे वो बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो इंपॉर्टेंट है, बिहार में सुप्रसिद्ध मनेर की दरगाह का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? बताइए, मनेर की दरगाह का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ये मनेर की दरगाह जो है ये सूफी संत का दरगाह है ना, और किस सिलसिला से अभी हमने बताया है, पीछे आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अभी सूफी संत, ये सूफी संत जो थे उन्हीं का यह दरगाह हुआ करता है। ये मुगल वास्तुकला का काफी बड़ा उदाहरण है। जहांगीर काल में बना था। किनके काल में यह बना था? जहांगीर काल में बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है मध्यकालीन बिहार में जायदाद या भूमि कर संग्रह के लिए मुख्य अधिकारी कौन था? भूमि कर संग्रह के लिए जो था मध्यकालीन बिहार में, वह भूमि कर संग्रह मुख्य अधिकारी कौन था?
बताइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा आमिल। कौन थे? आमिल। ये कर संग्रह अधिकारी हुआ करता था, राजस्व व्यवस्था को ये संभाला करता था, राजस्व व्यवस्था को संभालते थे। और ये गांव स्तर पर काम करते थे, किसानों से कर वसूली किया करता था। और प्रशासनिक पद, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक पद हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए फिर अब एक नई वीडियो लेके आता हूं जिसमें आधुनिक बिहार से संबंधित प्रश्न आपको करवाऊंगा, जो आपको एग्जाम में पूछता ही है बराबर। तो धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।